हेलो। स्टार्ट। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी अल्फा पर। और मेरा नाम अशरफ है और हम 10th क्लास की पोएम कवर कर रहे थे लास्ट वीडियो में। और उसमें हमने सेंट्रल आइडिया कवर किया था, उसमें हमने लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन देखी थी और इसके बाद उसमें हमने मेन पॉइंट्स भी किए थे। अभी इसकी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम ये कुछ टॉपिक्स इसके कवर करने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्लास। तो सबसे पहले हम जो कवर करने वाले हैं वो है पोएटिक डिवाइसेस, और इसके बाद वी विल टेक सम एमसीक्यूज एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चन आंसर। सो लेट गेट स्टार्टेड। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, अगर आप हमें चाहें तो यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए हमारे किसी भी क्लास के तो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। और ये हम कोट से स्टार्ट करते हैं। द फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज लाइफ इज लाइक अ राइडिंग अ बाइसाइकिल। यानी जो जीवन है वो कैसा है, साइकिल को चलाने जैसा है। टू कीप यू योर बैलेंस यू मस्ट कीप मूविंग। यानी अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करना है, आपको जो है चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है। कितना ही बड़ा लाइफ में आपने लॉस जो है बेयर किया हो, कितनी ही बड़ी सक्सेस जो है आपने हासिल किया हो, लेकिन आपको एक जगह पर कंफर्टेबल नहीं होना है। यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड जस्ट टू हैव न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस। और जैसा आप इसके साइड पे देख सकते हैं कौन सी पोएटिक डिवाइस आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले जो अंडरस्टैंड करते हैं हम करते हैं फर्स्ट पोएटिक डिवाइस जिसका नाम है इंजैम्पमेंट। तो बेसिकली इंजैम्पमेंट होता क्या है, इंजैम्पमेंट होता है द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो अगर हम इस पोएम को स्टार्ट टू एंड अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी हमें पंक्चुएशन मार्क नहीं मिलता। पंक्चुएशन मार्क मीन्स हमें यहाँ पर कोई कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, सेमीकॉलन कुछ नहीं मिलता, बल्कि ये स्टार्ट से लेके एंड तक ये एक ही लाइन है। वैसे ये एक पोएम है 8 लाइन की, लेकिन हम ये देखें तो सुबह शुरू से लेकर एंड तक ये एक ही सेंटेंस है। तो जब आपको जो है किसी पोएम के स्टेंजा के अंदर कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना मिले, दैट मीन्स आपको कोई फुल स्टॉप ना मिले, कोई आपको कॉमा ना मिले या कोई भी अदर मार्क ना मिले, तो वो जो पोएटिक डिवाइस जो मानी जाती है उसे कहते हैं इंजैम्पमेंट। और यहाँ पर इंजैम्पमेंट एग्जिस्ट करता है क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये 8 लाइन की जो है पोएम लिखी है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क। और इसके बाद नंबर सेकंड पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं जिसका नाम है एजोनेंस। तो बेसिकली एजोनेंस होता क्या है, द प्रोमिनेंस ऑफ अ वोवल साउंड थ्रू आउट अ लाइन। प्रोमिनेंस का मतलब जो है, यानी जब कोई वोवल साउंड कौन से होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। जब आपको इन किसी साउंड में से क्या मिल जाए, प्रोमिनेंस मिल जाए, दैट मीन्स उसका डोमिनेंस मिल जाए कि वहां पर वो साउंड जो है बार बार आ रहा है, तो वो जो पोएटिक डिवाइस बन जाती है वो बन जाती है एजोनेंस। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि इसमें एजोनेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो अगर आप सेकंड लाइन देखें तो हमें यहाँ पर ही मिल जाएगा। तो सेकंड लाइन में हम क्या देख सकते हैं, यहां पर आप देखिए शुक डाउन ऑन मी। तो यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर ओ एंड देन अगेन एक और ओ है, देन थर्ड ओ है और उसके बाद एक नेक्स्ट ओ और है। तो यहां पर क्या हम देख रहे हैं कि वोवल साउंड ओ जो है बार बार रिपीट हो रहा है और इसी को कहते हैं हम एजोनेंस। ये जो पोएटिक डिवाइस है एजोनेंस है। बेसिकली क्या होता है, जब कोई वोवल साउंड जो है किसी लाइन में बार बार जो है रिपीट जो हो या बार बार उसका हमें प्रोमिनेंस देखने को मिल जाए। उसके बाद नंबर थर्ड पोएटिक डिवाइस जो हमें इसमें मिलने वाली है वो है एलिट्रेशन। तो बेसिकली एलिट्रेशन होता क्या है, द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द नियर बाई वर्ड्स। यानी यहां पर भी क्या होगा, साउंड जो है रिपीट होगा। और कौन सा साउंड रिपीट होने वाला है, कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होने वाले हैं। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं, जो 5 वॉवल्स को छोड़ने के बाद जितने साउंड बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। लेकिन ये रिपीटेशन कहां पर होना है, ये नियर बाई वर्ड्स में होना है। या हम इसमें कह सकते हैं कि वर्ड्स विच आर नेक्स्ट टू ईच अदर, या हम कह सकते हैं कि वर्ड्स विच आर नेबर्स टू ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या है, नेबर हैं, जो एक दूसरे के आसपास हैं। अगर आपको ऐसे वर्ड मिल जाते हैं तो वो एलिट्रेशन होता है। सो लेट्स सी, डू वी हैव एनी एलिट्रेशन इन दिस पोएम और नॉट। तो अगर हम इसमें एलिट्रेशन स्पॉट करने की कोशिश करें तो हमें कहां पर ये मिलने वाला है। तो यहां पर आप देखें,
यहाँ पर एक लाइन है हैज गिवन माई हार्ट, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एच एंड ये दूसरा एच आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी नेबरिंग वर्ड्स हैं, हालांकि इसमें दो वर्ड बीच में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये काफी एक दूसरे के करीब हैं और एक ही लाइन में है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। अगेन फिर से समझिए कि एलिट्रेशन होता है जब क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, इन नेबरिंग वर्ड्स और इन वर्ड्स टू नेक्स्ट ईच अदर, यानी जो करीब करीब के वर्ड्स होते हैं जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वो एलिट्रेशन होता है। और इस स्मॉल सी पोयम के अंदर हमें दो एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। नंबर फर्स्ट जो ढूंढ चुके हैं, और नंबर सेकंड यहां पर हम देखते हैं, यहां पर है सेव एंड सम। तो यहां पर दो कॉन्सोनेंट जो है साउंड हमें देख रहा है, एक है सेव और दूसरा है सम। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। और उसके बाद हम नंबर नेक्स्ट जो है पोएटिक डिवाइस पर जाते हैं जिसका नाम है कॉन्सोनेंस। सो कॉन्सोनेंट के नाम से ही हमें क्लियर होता जा रहा है कि इसमें कॉन्सोनेंट की बात चलेगी। तो यहां पर है द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी अगर किसी लाइन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। अब ये एजोनेंस और कॉन्सोनेंस एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर हमें रिपीटेशन मिलता है वोवल साउंड का और यहां पर हमें रिपीटेशन मिलता है कॉन्सोनेंट साउंड का। तो यहां पर ऐसे कौन से जो है कॉन्सोनेंस पोएटिक डिवाइस हमें मिलने वाली है, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। तो यहां पर हम देखते हैं कि लास्ट की लाइन में ऑफ अ डे आई हैड रीड, तो यहां पर डी ये कॉन्सोनेंट साउंड है और इसके बाद फिर एक और डी हम यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं, एंड नंबर थर्ड डी ये आपका कॉन्सोनेंस है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कॉन्सोनेंट का एग्जाम्पल है। तो हमें पता चला कि जब कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता तो वो होता है इंजैपमेंट, और जब किसी वॉवल साउंड का प्रोमिनेंस आपको मिले तो उसे हम कहते हैं एजोनेंस, और जब नेबरिंग वर्ड्स के कॉन्सोनेंट साउंड जो है एक जैसे हो तो वो कहलाता है एलिट्रेशन। और उसके बाद किसी लाइन में अगर कॉन्सोनेंट साउंड जो है बार बार रिपीट करे तो फिर वो बन जाता है कॉन्सोनेंस। उसके बाद एक और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलता है, पूछा जाता है कि राइम स्कीम क्या होगी। तो हम इसमें भी राइम स्कीम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखें कि जैसे ये लाइन लिखी हुई है, फर्स्ट जो राइमिंग वर्ड है वो है क्रो, तो इसका नाम हम रखते हैं ए, और क्रो से जो मैच करता है हम जो है राइम जो ढूंढते हैं थर्ड लाइन में ढूंढेंगे, यानी एक लाइन का गैप होता है। तो क्रो के साथ जो वर्ड मैच करेगा वो करेगा स्नो, और ये दोनों एक पेयर हैं, ये दोनों ए ग्रुप को जो है बिलोंग करते हैं। उसके बाद सेकंड है मी, एंड उसके बाद आपको मिला इसका राइमिंग वर्ड ट्री, तो इसका नाम हम रखते हैं बी, और क्योंकि ये भी इसी ग्रुप से है तो ये भी हो जाता है बी। उसके बाद जो डिफरेंट राइमिंग वर्ड इसमें आता है वो आता है हार्ट, जिसका नाम हम रखते हैं सी, और इसी से जो मैच करता है वो वर्ड करता है पार्ट, तो ये आपका हो गया सी। उसके बाद नंबर नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मूड, और इससे जो राइम करेगा वो वर्ड है रूड, और इसका नाम रखते हैं हम डी। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या फॉर्म होती है, हमारी राइमिंग स्कीम बनती है ए बी सी डी। That's how we try to figure out the rhyme scheme of any poem. उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं और हम करते हैं कुछ MCQs जो आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी मिल जाते हैं। तो नंबर फर्स्ट MCQ है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। तो जैसे बार बार कहा जा चुका है, ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि बच्चों को रॉबर्ट तो याद है लेकिन फ्रोस्ट बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, वो कुछ और ही नाम लिख रहे हैं। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सिल्विया प्लाथ, WB यीस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट और रॉबर्ट बर्न्स। तो हमें पता है कि द पोएम हैज बीन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, एन अमेरिकन पोएट हु हैज वन द पुलित्जर प्राइज 4 times in his entire life. नंबर सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। तो डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को किस तरह से अफेक्ट किया है हमें ये बताना है। यू हैव द फर्स्ट ऑप्शन, इट मेड हिम एनर्जेटिक, इट चेंज्ड हिज मूड, इट मेड हिम सुपीरियर, और नन ऑफ द अबव। तो हमें जो पता चल रहा है कि ये हमने जब सेंट्रल आइडिया पढ़ा था, ये कीवर्ड और ये की फ्रेज बार बार जो रिपीट हुई थी कि इट चेंज्ड हिज मूड,
क्या हो गया था, नेचर की इस हैपनिंग के बाद, नेचर के इस छोटे से इंसिडेंट के बाद पोइट का मूड जो था वो चेंज हो गया था। नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट इन द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। तो हम जानते हैं कि जो पोएम जब स्टार्ट हुई थी बड़े सैड से नोट पर और बड़े जो है ग्लूमी से नोट पर जो स्टार्ट हुई थी, तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए हैं सैड मूड, हैप्पी मूड, कंफ्यूज मूड एंड नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है कि द पोएट वाज हैविंग अ सैड मूड दैट पर्टिकुलर डे, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सैड मूड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टाइटल ही इसका आंसर है कि जो पोएट पर क्रो ने क्या शेक किया था, क्या जो था गिराया था। अब इसमें ऑप्शन है डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ गार्डन, डस्ट ऑफ स्नो और डस्ट ऑफ लैंड। तो हम जानते हैं कि उसने जो फॉल किया था वो था डस्ट ऑफ स्नो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, वो क्या चीज जो है सिंबलाइज करते हैं, हमें बताना है सॉरो, हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन और डेथ क्वेश्चन। तो यहां पर जो मेन जो आंसर है वो होगा सॉरो, डेथ जो है वो टू एक्सट्रीम हो जाएगा, सॉरो इज द परफेक्ट आंसर। What does dust of snow represent? Dust of snow जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, और आपके पास ऑप्शन है हीलिंग पावर ऑफ नेचर, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, कूल वेदर, नन ऑफ द अबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ये डस्ट ऑफ स्नो था जिसके मैजिक से पोइट वाज फीलिंग लाइट और पोइट्स वर फीलिंग हैप्पी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माय हार्ट। क्योंकि हम अभी अभी पोएटिक डिवाइस कर चुके हैं तो ये आप अब इजीली जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है। तो हमने यहां पर क्या देखा है, वर्ड है हैज और गिवन माय हार्ट। हैज एंड हार्ट दोनों में एच का जो है यूज हुआ है, यानी सेम साउंड वाले जो वर्ड्स हैं, और जब सेम साउंड वाले जो है नेबरिंग वर्ड्स होते हैं तो वो पोएटिक डिवाइस होती है एलिट्रेशन, जो हमने जस्ट अभी किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। यानी पोएट जो होते हैं हमारे इसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहते हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। बिकॉज स्नो पार्टिकल वर टू टाइनी, दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट, दे फेल्ट लाइक डस्ट और दे लुक्ड लाइक डस्ट। और इसका जो करेक्ट आंसर है कि स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, यानी जो स्नो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज्यादा टाइनी थे, बहुत ज्यादा जो है मिनिस्क्यूल थे, इस वजह से इसको हम जो है डस्ट ऑफ स्नो कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। अगेन सेम जो है पोएटिक डिवाइस आ गई, सेव्ड वर्ड आपको दिख रहा है और उसके बाद सम आपको वर्ड दिख रहा है, दोनों स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे, दोनों का साउंड जो है सिमिलर है, दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, और ऐसी जो पोएटिक डिवाइस होती है वो होती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जब नेबरिंग वर्ड्स जो एक दूसरे के काफी करीब हैं और उनके जो साउंड हैं वो सिमिलर हैं, तो वो पोएटिक डिवाइस बन जाती है एलिट्रेशन। और इसके बाद नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रुएड। जैसे आप जो है पोएम पढ़ते हैं उसके जस्ट नीचे आपको इसका वर्ड का मीनिंग दिखता है, इस पोएम में मे बी 1 और 2 ही वर्ड मीनिंग है, और इसमें हमें दिख जाता है हेल्ड इन रेगरेट, यानी पछतावे में जकड़ा होना, इसको कहते हैं रुएड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड। अप होता है ऊपर और लिफ्ट मीन्स होता है उठाना, तो पोएट का जो मूड है किस चीज ने उठा दिया। तो आपको के पास ऑप्शन है फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, द क्रो, हेमलॉक ट्री, अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर जो पोएट चलकर जा रहा था तो उसने हेमलॉक ट्री देख लिया था और मे बी उसने क्रो को भी देखा था, बट इससे कुछ उस पर जो उसके मूड पर चेंज नहीं हुआ था। तो यहां पर है फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर, लेकिन जब वो डस्ट ऑफ स्नो उसके शोल्डर पर गिरती है तब ही फील समथिंग स्पेशल, तब ही फील समथिंग मैजिकल। एंड द लास्ट क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा, अभी जो हमने किया है कि वहां पर हमने इंजैबमेंट देखा था जो यूज हुआ था, और फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा एजोनेंस का भी यूज किया गया था। अब यहां पर हमारे पास कौन से ऑप्शन है, तो हमारे पास ऑप्शन है एलिट्रेशन जो कि फर्स्ट स्टैंजा में यूज नहीं हुआ था,
कॉन्सोनेंस फर्स्ट स्टैंजा में नहीं था, इंजैबमेंट यस वो फर्स्ट स्टैंजा में था, और इसके बाद सिमिली इसमें है ही नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर एजोनेंस को जो है मेंशन नहीं किया गया है, तो क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट का जो आंसर होगा वो ये होगा। दैट मीन्स जो फर्स्ट जो पोएटिक डिवाइस फर्स्ट जो है स्टैंजा के अंदर है वो इंजैबमेंट होगी। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आने के चांसेस रहते हैं और जो हमें जरूर जो है पढ़ने चाहिए। तो व्हाट डज द क्वेश्चन से? व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम? यानी डस्ट ऑफ स्नो से गिरने से पहले पोएट का जो डे था उसके बारे में उसके क्या विचार थे, उस वो क्या सोचता था। तो यहां पर आंसर है द पोएट वाज इन लो स्पिरिट्स। जो पोएट का जो मूड है वो कैसा है? सैड है। उसकी जो स्पिरिट है वो काफी लो फील उसे हो रहा है। अ फीलिंग ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन ओवर पावर्ड हिम। कैसी फीलिंग है? ग्लूम की फीलिंग है, यानी सैडनेस की उसकी जो फीलिंग है। और इसके बाद डिप्रेशन कॉमन वर्ड है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। ओवर पावर्ड हिम, आज उसे डिप्रेशन वाली फीलिंग ने या ग्लूमी फीलिंग ने क्या कर लिया है? ओवर पावर कर लिया है। दैट मीन्स उसे बहुत ज्यादा फील हो रही है ये चीजें। ही फेल्ट दैट द होल डे हैड गॉन वेस्ट। उसे महसूस हुआ कि सारा दिन जो है क्या हो गया है? वेस्ट हो गया था। But the fall of dust of snow on him brought a new change in him. लेकिन क्या हुआ? डस्ट ऑफ स्नो के फॉल ने क्या कर दिया है? ब्रॉट कर दिया है। ब्रॉट का मतलब ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, लेकर आया है अ न्यू चेंज इन हिम। उसके अंदर एक नया चेंज जो है लेकर आया है। ही फेल्ट अपलिफ्टेड, यानी उसे अब कैसा फील हो रहा है? अपलिफ्टेड फील हो रहा है, उसे अच्छा फील हो रहा है, उसे पहले से बेहतर फील हो रहा है। ही स्टार्टेड लुकिंग एट हिज सराउंडिंग इन डिफरेंट लाइट। अब उसने क्या कर दिया है? स्टार्टेड लुकिंग, उसने देखना स्टार्ट कर दिया है अपनी सराउंडिंग को इन अ डिफरेंट लाइट। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं, डिफरेंट को हम कह सकते हैं कि उसने पॉजिटिव लाइट में, यानी when now he is looking around him, he is finding everything pleasant, he is finding everything that is supporting his happiness. He felt that at least a part of day was spent well. उसे महसूस हुआ कि चलो एक मोमेंट ही सही या कुछ जो है पल ही सही वो अच्छे बीते, वो ऐसे बीते जो उसे खुशी दे रहे थे, जो उसे अच्छा फील करा रहे थे। तो उसने कहा कि अ पार्ट ऑफ द डे वाज स्पेंट वेल, जिसने उसने कहा कि चलो कोई दिन का जो हिस्सा है वो तो अच्छा गुजरा। A new sense of achievement replaced the sense of loss. तो क्या हुआ कि उसे जो है एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील हो रही है कि उसने कुछ हासिल कर लिया, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट हो रही है, और इसने रिप्लेस कर दिया, इसने जगह ले ली है किस चीज ने? लॉस की। यानी जो लॉस का जो फीलिंग हो रही थी उससे पहले, वो लॉस की फीलिंग हट कर उसकी जगह एक अचीवमेंट की फीलिंग जो है उसके माइंड के अंदर या उसके हार्ट के अंदर आ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why does the poet say that he had saved some part of a day I had ruined? ये लास्ट लाइन है पोएम की, और यहां पर वो कह रहा है कि पोइट ने ऐसे क्यों कहा कि जो है उसने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया, उसका दिन का कुछ हिस्सा जो है सेव हो गया, वो पछताने से बच गया। तो इसका आंसर है द होल डे हैड बीन रादर ग्लूमी, यानी सारा दिन जो था कैसा था? ग्लूमी था, एक सैड सा डे था, डल एंड होपलेस। तो उसके बाद जो है जो दिन जा रहा था उसका डल था और होपलेस उसका दिन था। द पोएट हैड अ फीलिंग दैट द होल डे वुड गो वेस्ट। पोएट जो था वो फील कर रहा था और वो अज्यूम कर रहा था कि सारा दिन जो है बेकार जाने वाला है, क्योंकि कोई भी सरप्राइज देने के लिए मुझे नहीं है, कोई भी मेरे पास ऐसी फन एक्टिविटी नहीं है कि जिसे मैं कर लूं या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लूं जिससे क्या हो, मेरा मूड अपलिफ्ट हो जाए या मेरा मूड बेटर हो जाए या पॉजिटिवली चेंज हो जाए। हाउएवर, जिसको कहते हैं फिर भी, द फीलिंग ऑफ फाइन डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम सडनली चेंजेस हिज मूड। लेकिन क्या होता है, नेचर जो है उसके ऊपर गिराती है डस्ट ऑफ स्नो, किसके थ्रू? एक क्रो के थ्रू। एक क्रो जो है हेमलॉक ट्री से उड़कर जाता है, तो जो डस्ट है स्नो की वो उसके ऊपर आती है, और ये चीज उसे इतनी अच्छी लगती है कि सडनली उसका मूड क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इट चीयर्ड हिज डिस्प्रेस्ड स्पिरिट्स। चीयर्ड का मतलब होता है खुश कर दिया, उसकी जो डिप्रेस्ड स्पिरिट्स हैं, जो उसकी जो दुखी आत्मा थी
उदास और हताश आत्मा थी उसे उसने चीयर्ड कर दिया, एंड ही फेल्ट एज इफ ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और उसे ये महसूस हुआ कि एटलीस्ट उसने दिन का छोटा सा हिस्सा बचा लिया, एटलीस्ट ही इंजॉयड द टाइनी पार्ट ऑफ द डे जो बच गया। एंड द फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, व्हाट इज द मैसेज दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू कन्वे टू द रीडर्स इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। वो कौन सा मैसेज है जो पोइट आपको जो है कन्वे करना चाहते हैं, जो वो आपको बताना चाहते हैं। तो व्हाट डज द पोइट से? रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज टू द रीडर्स। तो हमारे जो फ्रोस्ट हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो कैसा पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, एक अच्छा जो है मैसेज अपने रीडर्स को वो देना चाहते हैं। और क्या है कि डिप्रेशन एंड होपलेसनेस डू क्लाउड आवर हार्ट्स। हम अचानक कभी कभी विदाउट एनी सॉलिड रीजन और वैलिड रीजन जो है डिप्रेस्ड फील करते हैं, होपलेस भी फील करते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि डिप्रेशन एंड होपलेसनेस डू क्लाउड आवर हार्ट। इसके जो बादल हैं हमारे ऊपर छा जाते हैं, दुख के बादल कभी कभी हमारे ऊपर छा जाते हैं। और नॉट ओनली हार्ट बल्कि हमारे स्पिरिट एंड मूड्स पर भी छा जाते हैं, हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, हमें लो भी फील होता है। हाउएवर फिर भी देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बियॉन्ड एवरी क्लाउड। तो यहां पर पोइट कहते हैं कि हर जो डार्क क्लाउड आपको दिखता है उसके साइड में आपको क्या दिखती है? एक सिल्वर लाइनिंग दिखती है। यानी कभी आप अगर डार्क क्लाउड्स देखें तो आपको क्या दिखेगा कि उसके जो एजेस हैं उस क्लाउड के, वहां पर एक सिल्वर लाइनिंग होती है, जो सन होता है, सनशाइन जो है वहां से जो है नजर आती है आपको। तो ये फेमस सेइंग है इंग्लिश की कि जब बहुत अंधेरा हो जाए या बहुत आपको ग्लूमी फील करें तो आप जो है ये उम्मीद रखें कि आप जो है कुछ अच्छा भी होने वाला है। क्योंकि कोई भी इंसान जो है, एक रेंज होती है इमोशंस की, जो इंसान जो फील करता है, कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर इमोशन को होल्ड करके नहीं रख सकता। वो जो है हमेशा गुस्सा नहीं रह सकता, हमेशा सैड नहीं रह सकता, हमेशा हमेशा जेलस नहीं रह सकता, बल्कि इमोशंस जो हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। The poet had given up all hopes and declared that the whole day would go waste। तो यहाँ पर जो है हमें पहले पता चल चुका है कि पोइट ने अपनी सारी होप्स को गिवन अप कर दिया था। उसने सोच लिया था कि आज कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। He was not able to see कि क्या पॉजिटिव उसकी लाइफ में होने वाला है। उसे अपने बस में नहीं लग रहा था कि वो खुद कुछ कर पाएगा पॉजिटिव। सडनली क्या होता है? द फॉलिंग ऑफ फाइन डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम ब्रिंग्स अ सडन चेंज इन हिज मूड। लेकिन क्या होता है? नेचर उसके साथ करती है कि उसके ऊपर जो है डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, और ये डस्ट ऑफ स्नो एक अच्छा चेंज जो है उसके मूड पर लेकर आ जाती है। उसका मूड जो है क्या कहेंगे, फ्रेश हो जाता है, उसका मूड पॉजिटिव हो जाता है, उसका मूड जो है अच्छा हो जाता है। चीयरफुलनेस रिप्लेसेस द फीलिंग ऑफ रेग्रेट। यानी जो पहले उसके दिल के अंदर, उसके हार्ट के अंदर जो फीलिंग ऑफ रेग्रेट थी, उसको रिप्लेस कर दिया है चीयरफुलनेस ने। अब खुशहाली उसके दिल के अंदर वो महसूस जो है कर पाता है। तो ये था आज का आपका लेसन। आज जो हमने कवर किया है, हमने की है पोएटिक डिवाइसेस, एमसीक्यूज एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ये फाइल अगर आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आई होप यू अंडरस्टूड वट एवर वॉज टॉट। एंड नेक्स्ट सेशन के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक बाय बाय।